राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज बच्चों मैं आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित कुछ प्रश्नों को पूछ रही हूँ। पहले पढ़ाई हुआ है रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा डिटेल्स में, तो आप एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी वाले पार्ट में अगर आप चले जाओगे यूट्यूब में तो आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर मैंने पूरा डिटेल्स पढ़ाया हुआ है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पुरुष प्रजनन तंत्र और स्त्री प्रजनन तंत्र। उसी से संबंधित मैं आज आपको कुछ एमसीक्यू पूछ रही हूँ और ये जानना चाहती हूँ कि हमारे बच्चे को कितना आता है। हम जो पढ़ाते हैं, हमने जो आपके लिए इतना मेहनत किया है, क्या वो सफल हुआ है या मैं यूँ ही व्यर्थ पढ़ा रही हूँ आपको। तो चलो, पहला प्रश्न ये है, निषेचित डिंब का विकास कहाँ होता है? फर्टिलाइज्ड ओवम का विकास कहाँ होता है? डिंब जिसको आप ओवम भी कहते हैं, अंग्रेजी में ओवम बोलते हैं, एग भी बोलते हैं उसको। इसका विकास कहाँ होता है? एक बच्ची ने हमसे पूछा था कि मैडम कंसेप्शन कहाँ होता है, गर्भाधान कहाँ होता है? उसको मैंने बताया था कहाँ होता है गर्भाधान। फैलोपियन ट्यूब में होता है या ओवरी में होता है? किस स्थान पर होता है? फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ होती है? तो ये मैं पूछ रही हूँ, फर्टिलाइज्ड डिंब का विकास कहाँ होता है? अंडाशय में होगा, गर्भाशय में होगा, फैलोपियन ट्यूब में होगा या गर्भाशय ग्रीवा में होगा? फर्टिलाइज्ड ओवम का विकास कहाँ होता है? फर्टिलाइज्ड ओवम का मतलब कि जब पुरुष का स्पर्म स्त्री के ओवम को विच्छेदित कर देता है, उसको हम कहते हैं फर्टिलाइज्ड ओवम, निषेचित डिंब। निषेचित अंडाणु भी इसको बोलोगे आप, अंड से अंडाणु, निषेचित डिंब, निषेचित अंडाणु, फर्टिलाइज्ड ओवम बोल सकते हो, फर्टिलाइज्ड एग ये भी बोल सकते हो। तो उसका विकास होता है गर्भाशय में। अगर फैलोपियन ट्यूब में उसका विकास होगा तो 3-4 महीने के बाद जब एम्ब्रियो का ज़्यादा डेवलपमेंट होने लगता है, ज़्यादा विकास होने लगेगा, तो फैलोपियन ट्यूब में इतनी जगह नहीं हो, तो नली है, उसमें जगह इतना कहाँ है? तो या तो फैलोपियन ट्यूब बर्स्ट हो जाएगा, टूट फूट जाएगा, और नहीं तो नली के दबाव से एम्ब्रियो ही खत्म हो जाएगा आपका। किसमें इसका होगा? गर्भाशय में। विकास कहाँ होता है इसका? यूटेरस में। याद रखना, याद रखना बच्चे, यूटेरस में इसका विकास होता है। फर्टिलाइज्ड ओवम का विकास होता है किसमें? गर्भाशय में। और दूसरा प्रश्न, अगर अंडाणु का निषेचन शुक्राणु के द्वारा नहीं हो पाता है, उस स्थिति में क्या होगा? मासिक धर्म चक्र नियमित रहता है या मासिक धर्म चक्र बंद हो जाता है या निषेचन क्रिया हो जाती है या इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है? सही उत्तर क्या होगा? जब अंडाणु का निषेचन शुक्राणु के द्वारा नहीं हो पाता है, तब ऐसी स्थिति में सही उत्तर है कि स्त्री का मासिक धर्म चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलते रहता है, वो बंद नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि अंडवाहिनी नलिका का दूसरा नाम क्या है? अंग्रेजी में इसको कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। तो अंडवाहिनी नलिका को क्या कहते हैं? अंडाशय, गर्भाशयी नलिका, डिंब नलिका या केवल डिंब नलिका और गर्भाशयी नलिका, क्या बोलते हैं? सही उत्तर क्या है? गर्भाशयी नलिका इसको बोलते हैं, डिंब नलिका बोलते हैं, अंडाशय बोलते हैं, या डिंब वाहिनी नलिका को शुक्रजनक नलिका भी कहा जाता है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है?
कहोगी मैडम ने तो कंफ्यूज करवा दिया। अक्सर लोग कंफ्यूजन बहुत जल्दी पड़ते हैं। तो देखो, अंडवाहिनी नलिका को गर्भाशयी नलिका भी बोलते हैं और इसको डिंब नलिका भी बोला जाता है। अंग्रेजी में इसको फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, अंडवाहिनी नलिका में कितने लेयर होते हैं? अंडवाहिनी नलिका में कितने लेयर होते हैं? सही उत्तर क्या है? इसमें 3 लेयर होते हैं। कितने लेयर होते हैं? 3 लेयर ही इसमें होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन इसमें से, वो ये गर्भाशय का ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? गर्भाशय के ऊपरी भाग को हम क्या कहते हैं? बोलो। गर्भाशय के ऊपरी भाग को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके पास, इन्फंडिबुलम, दूसरा है ग्रीवा, तीसरा है एम्पुला, चौथा है गात्र, बॉडी। बोलो। गर्भाशय का ऊपर वाला भाग को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है इन्फंडिबुलम, दूसरा है ग्रीवा, तीसरा है गात्र, चौथा है एम्पुला। सही उत्तर इसका है गात्र, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं बॉडी। तो गात्र को भी 2 वर्गों में बांटा गया है, फंडस भाग और इस्थमस भाग। फंडस भाग जो होता है डोम शेप्ड होता है, आपने इसका स्ट्रक्चर देखा होगा तो आपको ध्यान होगा। फंडस भाग आपका डोम शेप्ड दिखाई देता है और इसके ही दोनों तरफ, फंडस भाग के दोनों तरफ बाईं और दाईं ओर अंडवाहिनी नलिका, जिसको हम डिंब नलिका कहते हैं, जिसको आप गर्भाशयी नलिका भी कह सकते हैं, दोनों ओर खुलता है और यहीं से ओवरी से होकर के अंडाशय से होकर के अंडाणु जिसको बोलोगे आप, वो डिंब वाहिनी नलिका में धीरे धीरे आगे बढ़ता है और इंतजार करते रहते हैं कि स्पर्म आए और हमें विच्छेदित करें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वो ये कि पुटकीय हार्मोन को हम क्या कहते हैं? फॉलिकुलर हार्मोन को हम क्या कहते हैं? ऑस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, या इनमें से कोई नहीं? पुटकीय हार्मोन को हम क्या कहते हैं? सही उत्तर क्या है? पुटकीय हार्मोन को हम क्या कहते हैं? सही उत्तर है हमारा ऑस्ट्रोजन। ऑस्ट्रोजन को हम पुटकीय हार्मोन, फॉलिकुलर हार्मोन कहते हैं, क्योंकि इसका जो स्रावन होता है, सेक्रेशन होता है, ग्रेफियन पुटिका के ग्रेनुलोसा सेल्स के द्वारा और प्रधान आंतरिक से होता है, इसलिए इसके पुटकीय हार्मोन भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके पास कि स्त्री प्रजनन अंगों के विकास में कौन सा हार्मोन मदद करता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के डेवलपमेंट में, विकास में कौन सा हार्मोन मदद करता है? ऑप्शन है आपके पास ओस्ट्रोजन हार्मोन, दूसरा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तीसरा है पैराथायराइड हार्मोन, चौथा है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है आपका ऑस्ट्रोजन हार्मोन। ऑस्ट्रोजन हार्मोन ही स्त्री प्रजनन अंगों के विकास में मदद करता है, जैसे ब्रेस्ट के डेवलपमेंट में, ओवरी के डेवलपमेंट में, यूट्रस के विकास में, प्यूबिक ऑर्गन्स, प्यूबिक हेयर के उगाने में। औरतों में यही डेवलपमेंट होता है ना, स्त्री प्रजनन अंगों का यही स्त्री प्रजनन अंग है। ब्रेस्ट है आपका, यूट्रस है, ओवरी है, वेजाइना है ना, इनके डेवलपमेंट में ऑस्ट्रोजन हार्मोन मदद करता है।
एक क्वेश्चन और बताओ कि रजोनिवृत्ति के पश्चात, रजोनिवृत्ति मेनोपॉज, मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावन बढ़ जाता है या घट जाता है? इसी का अपोजिट है जो भी मैंने प्रश्न बताया। एस्ट्रोजन हार्मोन रजोनिवृत्ति के पश्चात उसकी कमी हो जाती है, इसीलिए फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो सिकुड़ने लगते हैं, ब्रेस्ट भी छोटा होने लगता है, वेजाइना भी सिकुड़ने लगता है। इसी के कारण एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रेशन कम हो पाता है, नहीं होता है। इसके कारण जननांगों में सिकुड़न आ जाती है, हाथ पैरों और गाल में और चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं। इसी के कारण एस्ट्रोजन हार्मोन अगर निकलेगा ना तो फीमेल हमेशा युवा दिखेगी, यंग दिखेगी। 60 साल की उम्र में भी, 65 साल की उम्र में भी अगर एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन होता है तो यंग दिखेगी, वो झुर्रियाँ नहीं पड़ेगा उसके बॉडी में। ये है रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ये प्रश्न पूछ रही हूँ लास्ट, इसका आंसर आप देंगे। ग्रैफियन पुटिका को परिपक्व होने में कौन हार्मोन मदद करता है? ग्रैफियन पुटिका को परिपक्व होने में कौन सा हार्मोन मदद करता है? ऑप्शन आपके पास फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दूसरा है थायराइड हार्मोन, तीसरा है ग्रोथ हार्मोन, चौथा इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर आप बताएं। एक क्वेश्चन और है आपके पास, 2 प्रश्नों का उत्तर मैं आपसे पूछूंगी। वो ये कि योनि के अंदर वाली नली जो जाती है उस नली को हम क्या कहते हैं? कहाँ तक जाती है वो नली? योनि के अंदर वाली नली कहाँ तक जाती है? डिंबवाहिनी नली तक जाती है, गर्भाशय से गिरवा तक जाती है, या अंडाशय तक जाती है, या इनमें से कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है? इसका उत्तर मुझे आप बताएं। और मैं अपनी वीडियो के यहीं विराम देती हूँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली बातों के साथ। तब तक तो इजाज़त, जाने। ओके, बाय।